जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 25-26 क्वेश्चन, अराउंड 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और एक एग्जाम में, यानी अभी रिसेंटली मेरे हिसाब से 1920 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे, मतलब बहुत ही कम रेयर क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक भी है, तो जब बड़ा टॉपिक होता है तो उसके लिए हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पोर्शन हमें करना चाहिए। क्योंकि बड़े टॉपिक में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप हर एक चीज़ करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपको ये पता होगा कि ये बड़े टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमें फोकस ज़्यादा करना है, तो आपका टाइम सेव होगा। और वो टाइम सेव करके आप किसी दूसरे टॉपिक में लगा सकते हो। तो बड़े टॉपिक का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या क्या उसमें से पोर्शन जो है या क्या क्या जो उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो जैसे कि मैं हमेशा से ही हर टॉपिक के अंदर सबसे पहले एनालिसिस लेके आता हूँ। एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उस टॉपिक को हमें करना कैसे है। टॉपिक करना बड़ी बात नहीं है, टॉपिक आप पूरा इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन टाइम स्पेसिफिक और स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को जो मैंने इसके अंदर एनालिसिस किया, इसमें 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस किया मैंने, और उसके बेसिस पे कितने क्वेश्चन जो इस 5 साल के अंदर अलग अलग आर्टिकल के ऊपर, अलग अलग पोर्शन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। और इसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, और उन टॉपिक को हमें ज़्यादा फोकस करके और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जल्दी से, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को करें। क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या है, टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। और क्योंकि एग्ज़ाम अभी रिसेंटली दिसंबर में होने वाला है, तो उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो सारे कर लें इसके अंदर से, और जो नहीं पूछे जाते या जनरली एक आधा क्वेश्चन आता है तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। तो सबसे पहले लेकिन हमें जानना ये है कि क्वेश्चन कितने किस आर्टिकल में से आए हैं। तो मैंने जो जिन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, जिनका एनालिसिस किया है, वो है आपका एसओ एल डी सी 2021-22 का एग्ज़ाम, जो अभी रिसेंटली अक्टूबर में हुआ था। और उससे पहले ये सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, एसओ एल डी सी 2019-20। ये 2018 वाला जो एग्ज़ाम था ये मार्च में हुआ था, अभी 23 में ही। और उससे पहले ये 16-17 का जो एग्ज़ाम था वो 21 में हुआ था, दिसंबर में। और 2015 में जो है ये 2015 वाला एग्ज़ाम हुआ था। तो ये 5 ऐसे पेपर जो है जिसके अंदर क्वेश्चन किस किस आर्टिकल में से कैसे कैसे पूछे गए, उसको हम यहाँ पे इनोमरेट कर रहे हैं। तो एक कोड या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने इनका कोड दे दिया कि अगर एस ओ एल डी सी 2021 में कोई क्वेश्चन आए तो मैंने उसका 1 कोड दे दिया है, और अगर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से तो मैंने 1-1 लिख दिया है। तो जैसे कि ये लिखने का मतलब ये है कि आपका ये जो फर्स्ट नंबर है, यानी एस ओ एल डी सी 2021 है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन जो है प्रीएम्बल में से आए थे। तो इसलिए मैंने इसका कोड बना दिया, यानी इस एग्ज़ाम का कोड 1 है, इस एग्ज़ाम का कोड 2 है, इस एग्ज़ाम का कोड 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो यहाँ पे प्रीएम्बल के आगे मैंने 1-1-2 लिखा है। इसका मतलब कि इस एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट नंबर पे जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए प्रीएम्बल में से। और 2 का मतलब यानी एस ओ एल डी सी 2019-20 के अंदर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया प्रीएम्बल के ऊपर। तो यानी टोटल ये 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर 3 क्वेश्चन प्रीएम्बल में से पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब 5 में से अगर 3 बार जो है, 5 एग्जाम में से 3 बार एग्जाम के अंदर प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका पार्ट 1 स्टार्ट हो जाता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट आर्टिकल में से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि सिंपल वो इंडिया, भारत और उसका नाम जो है हमारे इंडिया का कंट्री का नाम जो है उसके बारे में ये इसमें इलेबरेट किया गया है। तो उतना ही, बस एक सिंपल सी एक लाइन है, तो इसलिए इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है। ये जो एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट्स है, कैसे न्यू स्टेट बनाने हैं और किस तरीके से अल्ट्रेशन वगैरह करना है, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन अब पूछा गया था। तो ये आपका जो है 5 नंबर यानी 2015 के अंदर ये इसका एक क्वेश्चन आया। और इसके ऊपर न्यू स्टेट्स और अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज के ऊपर, यानी जो कि आर्टिकल आपका 3 है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है।
तो कभी कभार ऐसा है कि अगर किसी ऑप्शन के अंदर दो आर्टिकल का जिक्र कर रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ही, इसलिए उसको भी ध्यान में रखकर यहाँ पे मार्किंग की गई है। तो इस तरह से लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ऑप्शन में भी किसी आर्टिकल को दिया जा रहा है तो उसको हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि क्या आंसर हमें मार्क करना है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान में रखना है, यानी आपका प्रियम्बल जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका आर्टिकल 2 जो है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक बार ही 5 साल में अगर पूछा गया तब भी वो इंपॉर्टेंट है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, इसको पढ़ना है आपको। इसी तरीके से ये आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये इसके ऊपर भी पूछा गया है, तो इसको भी आप जो है करेंगे। तो इसी तरीके से मार्किंग की गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये कोड आपको ध्यान में रखना है कि 1 का मतलब, यहाँ पे 1 1 का मतलब कि इस एग्जाम के अंदर ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, और 2 का मतलब कि इसके अंदर, इस एग्जाम के अंदर प्रियम्बल के ऊपर एक क्वेश्चन आया, अगर एक बार लिखा है तो। इसका मतलब 5 का मतलब कि SOLDC 2015 के अंदर ये एक बारी क्वेश्चन में आया है, यानी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया है, और इसी तरह से इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से आगे 4 का मतलब, 4 आपका है SOLDC 2016-17। तो यहाँ पे 4 लिखने का मतलब है कि सिटीजन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे लिखने का मतलब ये है, मैंने किसी आर्टिकल के आगे नहीं लिखा, इसका मतलब कि इन आर्टिकल से कुल मिला जुला के एक नॉर्मल सा जनरल सा क्वेश्चन पूछा गया सिटीजनशिप के ऊपर। तो यहाँ पे लिखने का ये पर्पज़ है, तो ये आपको मैं इसलिए कोडिंग भी समझा देता हूँ। 4 का मतलब यानी ये SOLDC एग्जाम 2016-17 के अंदर आया था। ठीक है, तो ये कोडिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, इसको अब हमें समझा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको करना चाहिए। और और जनरली क्या होता है ना कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से रिपीट होता रहता है, तो वो तो आपको अच्छी तरह से करना ही है। तो आपका जो पार्ट 1 था, इसके अंदर सिर्फ ये आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके अंदर ये एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें से यहाँ पे जो अगर ये इस तरीके का कोई न्यू स्टेट बनाया जाता है या अल्ट्रेशन किया जाता है, तो वो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बजाय क्या कहते हैं, सिंपल अमेंडमेंट कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग चीज़ है, ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कि सिंपल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से अमेंडमेंट जो है सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं और सिंपल अमेंडमेंट कहा जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम देखेंगे भी कि डिफरेंस क्या है दोनों में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई करवाया जाता है, तो वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है। और जबकि सिंपल अमेंडमेंट जो होता है उसके अंदर सिंपल अगर मेजोरिटी है हाउस के अंदर तो उससे वो अमेंडमेंट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका सिटीजनशिप के ऊपर जो है एक जनरल सा क्वेश्चन आया था, यानी किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में से नहीं आया था, एक जनरल सा बना के जिसमें सारे कवर होते हैं, एक जनरल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था 4 के अंदर। 4 का मतलब है आपका 16-17 के एग्जाम के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर से क्वेश्चन तो हर बार ही आते ही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भी कितने नंबर में, यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 लिखने का मतलब कि आपका जो ये सेकंड एग्जाम है, यानी ये SOLDC 2019-20, इसके अंदर एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया था। जनरल क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो यहाँ पे इसलिए मार्क कर रखा है। बाकी जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन के अंदर 2020-21 के अंदर आया ये, 4 यानी 16-17 के अंदर आया, और 2015 के अंदर भी एक एक क्वेश्चन ये आए हुए हैं, यानी टोटल 5 साल में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। लॉ इनकंसिस्टेंट विद डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई लॉ नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल से मिलता जुलता यानी, और इस आर्टिकल के तहत जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो थर्ड वाले एग्जाम में, थर्ड वाला एग्जाम आपका कौन सा है, थर्ड वाला आपका 2018 के अंदर, यानी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 2018 के अंदर आया और 2015 के अंदर एक एक क्वेश्चन ये आया है इसके ऊपर। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसके अंदर से आपका 1920 के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए। फिर थर्ड यानी 2018 में आ गया, और फिफ्थ यानी 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आ गया। तो 2018 के अंदर और एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये 1920 के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से ये कोड भी आपको ध्यान में रखना है, इसका लिखने का मेरा क्या पर्पज और किस तरीके से मैंने इसको कोडिफाई किया है। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बाद ऊपर एक बारी क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये 1920 के अंदर ये क्वेश्चन आया था।
ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर आपका देखिए 3 एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट यानी 2020-21, और सेकंड यानी 1920, और फिफ्थ यानी आपका 2015। तो इस तरीके से यानी 3 बारी 5 साल के अंदर या लगातार अगर कोई 3 बारी आ रहा है तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये 2016-17 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के ऊपर ये 1920 में क्वेश्चन आया, और एक क्वेश्चन आपका 2016-17 में क्वेश्चन आया। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आर्टिकल 19 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बारी यानी 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका 1 यानी 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 1920 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए, 18 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, 16-17 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, तो जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या है, 2 बार ये इस तरीके से आपका 2021-22 में, और फिर उससे पहले जो है 1920 में भी एक क्वेश्चन एक एक आए थे दोनों। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। राइट टू एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर एक तो कभी कार के आते हैं, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। घुमा फिरा के किस तरीके से कि किस अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया, क्योंकि 21A है तो इसको इंसर्ट किया गया है, ओरिजिनली नहीं था। तो किस अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर राइट टू एजुकेशन के बारे में आर्टिकल कौन सा, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है इसके ऊपर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो इसके ऊपर क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ है 5 साल के अंदर। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं उनको 14 ईयर से अगर बिलो है तो उनको फैक्ट्रीज में जो है एम्प्लॉयमेंट उनका प्रोहिबिटेड है। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल क्या है। अच्छा, एक चीज़ और आपके माइंड में आ रहा होगा कि आर्टिकल कहाँ तक याद कर रहे हैं। तो आर्टिकल बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको फंडामेंटल राइट्स के तो यहाँ पे सारे करने ही करने हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन से आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स उनको भी याद करना पड़ेगा। जिन टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब ये एनालिसिस आप पूरा देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। तो वो टॉपिक जो है आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, और फिर उन टॉपिक्स के आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब एक बार आप थॉरली पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी आर्टिकल जो है वैसे भी याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई बच जाता है एक आधा, तो उसको आप लास्ट मोमेंट पे, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले, आप याद करके उसको जा सकते हैं। अभी फर्स्ट टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है। जो जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर से आर्टिकल हैं उनको अच्छी तरीके से समझना है। ये फर्स्ट स्टेज का आपका काम होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 स्टेज में किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन होती है। फर्स्ट स्टेज में आप सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पे आप अंडरस्टैंडिंग करिए, उसकी समझ लीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इनके ऊपर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिंक के थ्रू शेयर किया हुआ है आप सबके साथ। जो सिलेबस एंड स्ट्रेटजी फॉर एसओ एलडीसी 2023 वाला वीडियो था मेरा, ठीक है, उसके अंदर मैंने बता दिया था, उसके अंदर डॉक्यूमेंट में भी शेयर किया था, जिसके अंदर आपको मटेरियल और बाकी चीज़ें भी थी उसके अंदर, और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर को पेपर में आए हुए हैं 16-17 तक, वहाँ तक के तो आपके पास अवेलेबल वहाँ पे टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन बैंक भी था। तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आप इसको टॉपिक को समझिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड स्टेज में अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि याद करने की मुझे ज़रूरत है, तो उनको नोट करके, उनको याद करके फिर दोबारा से एक ब्रीफली पढ़िए टॉपिक को और उसको करिए। थर्ड स्टेज में सिर्फ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो जो क्वेश्चन में आप भूल रहे हैं कि ये आर्टिकल मुझे याद नहीं हो रहा, तो उसको लिख के रख लीजिए कहीं पे कि ये आर्टिकल मैं हमेशा भूल जाता हूँ और मुझे इसे एग्जाम में याद करके जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इस तरीके से जनरली मैं तो जब भी प्रैक्टिस करता था, जिस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करता था, तो यही फॉलो करता था, और होपफुली इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक ब्रीफली मैंने बता दिया किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदरवाइज भी हमें जो है
क्योंकि जो भी पावर डिराइव होती है कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करके करना चाहिए। बहुत बड़ा है, तो इसलिए क्या क्वेश्चन किस में से उठ के आता है, कहाँ कहाँ से टॉपिक से लिया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने स्टार्टिंग से ब्रीफली आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हमने क्या बताया कि आपका प्रियम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी टू जो आर्टिकल 2 था, न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन के लिए आई या किसी स्टेट के बाउंड्रीज में अल्टरेशन करनी है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, सिर्फ एक सिंपल जनरल क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो क्या है, इन सब का मिक्स था, तो एक जनरल किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर नहीं आया हुआ है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के हर एक आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है, और हर एक आर्टिकल को आपको याद भी रखना है, उसका क्या कहता है, आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन, उसका टाइटल, सब आपको पता होना चाहिए। किस अमेंडमेंट से अगर किसी को इंसर्ट किया गया है, जैसे कि आपका 21A है, इसको अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है, तो कब अमेंडमेंट हुआ वो भी पता होना चाहिए। और कुछ कुछ इसके अंदर केस लॉज भी, यानी कोर्ट ने क्या बोला हुआ है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कोर टॉपिक है जो आपको पर्सनली भी अफेक्ट करता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको बहुत डिटेल में आपको राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं जब इसको पढ़ाऊंगा या हम जब पढ़ेंगे इसको, तो कोशिश यही रहेगी थोड़ा डिटेल में, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करें। तो ये आपका यहाँ तक हमने बात कर ली। तो राइट टू एजुकेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 4 बारी 5 जो एग्जाम हुए लास्ट जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन इसमें से आए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरेस्ट और डिटेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स, इसके ऊपर नहीं आया क्वेश्चन। आपका चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो प्रोहिबिशन है उसके रिगार्डिंग हमने बात कर ली कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके ऊपर जो है टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर जो है आ रहे हैं क्वेश्चन लगातार। तो इसमें एक आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, इसके ऊपर जो है 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर उसके बाद कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, इसके ऊपर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। 2 का मतलब यानी 1920 के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर। और राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस, इसके अंदर 31A के ऊपर सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है। थर्ड 3 नंबर का मतलब है SOLDC 2018 के अंदर ये पूछा गया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आपके पास क्या रेमेडी है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये 32 आर्टिकल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन, 5 एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन एप्लीकेशन टू फोर्सेस, तो फोर्सेस से रिलेटेड क्या क्या लिमिटेशंस हैं या क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसके बारे में एक बार ये आया हुआ है। ये 1920 में आया था, और 1920 के अंदर ही ये तीनों का मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया था, यानी ऑप्शन के अंदर ये तीनों को इंक्लूड करके ऑप्शन डाला गया था। तो इसलिए ये तीनों एक तरह से मान के चलो आपकी ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है इसका, इसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया। सर्टेन पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, तो इसके अंदर इक्वालिटी ऑफ वेजेस या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, वो क्या है, वो इस पर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। राइट टू वर्क टू एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बारी 1920 के अंदर क्वेश्चन आया था। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी 2021 के एग्जाम के अंदर आया था, अक्टूबर में जो हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इनमें कोई नहीं आया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है ये इंपॉर्टेंट जो है, देखिए इसमें से लगातार आ रहा है, तो इस तरह के टॉपिक को आप बिल्कुल छोड़ेंगे उसको तो बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे। और जब भी कोई नया इंसर्ट हुआ है तो ये भी देखना है कि किस अमेंडमेंट से उसे इंसर्ट किया गया था, तो इस तरह की चीज़ें भी पूछ ली जाती है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी इंपॉर्टेंट है।
फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या क्या है, देखिए 3 क्वेश्चन आए हुए पिछले 5 एग्जाम में। आपका 1920 में भी आया हुआ है और 2021 में भी आया है, 2015 में भी आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन हमेशा जनरली आ जाता है। और बाकी स्पेसिफिकली 5 साल में किस आर्टिकल में से कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने ऊपर आपको इंडिकेट करके बता दिया। अब उसके बाद बात आती है द यूनियन की, ये जो पार्ट 5th है। तो पार्ट 5th में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका इलेक्शन भी हो गया, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर भी हो गई और उनका टर्म भी हो गया। उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, तो ये एक तरह से उनके टर्म की बात हो गई। तो ये सारे जो है देखेंगे, देखिए सबके ऊपर, सब आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर बताया गया कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो हेड होंगे एग्जीक्यूटिव के, और वो जो है इन सबसे मिलकर, यानी पार्लियामेंट सबसे मिलकर जो है बनेगा, और ये एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है उसके बारे में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इस पे 3 क्वेश्चन आए। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इस पे 2 क्वेश्चन आ गए। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो अगर आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ये जो टॉपिक है, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आर्टिकल में से जो है कोई ना क्वेश्चन आ ही रहा है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आया है। इलेक्शन एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन, ये इसके ऊपर नहीं आया तो इसमें ब्लैंक है, और क्वालिफिकेशन के ऊपर आ रहा है। और प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। टर्म वाइस प्रेसिडेंट का कैसे होगा, कैसे वो रेजिग्नेशन अगर दे रहा है तो किसको वो रेजिग्नेशन आप देके जाएगा। प्रेसिडेंट भी अगर रेजिग्नेशन दे रहे हैं अपना, तो रेजिग्नेशन किसको देके जाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैटर रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन मैंने बता ही दिया कि इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो जो क्वेश्चन आप पूछा गया उसके अंदर इस तरीके से स्टेटमेंट जो होता है वो आर्टिकल में से उठा लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है बताओ कि करेक्ट कौन कौन से है ऊपर में से, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका ये 1920 के अंदर भी आया, 2015 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए, और 1920, 2018 और 2015 तीनों में ये पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जनरली क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको अच्छी तरह से करना ही करना है। एक ही आर्टिकल है इसके ऊपर, कभी आर्टिकल पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइंड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, कभी टर्म पूछ लिया, कभी वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ये पूछ लिया, तो इस तरह की चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस इसमें से नहीं आया, लेकिन कंडक्ट ऑफ बिजनेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो है आपके आर्टिकल 77 से पावर डिराइव करके बनाई गई, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 77 के 3 से पावर डिराइव करके वहाँ से जो है आपका एओबी और टीओबी को बनाया है, तो ये अपने आप एक बार पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट आ जाता है, तो पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से बॉडी मतलब पार्ट्स हैं, तो प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इस तरीके के बारे में इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिंपल सी बात है लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है। और आपका कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का कॉम्पोजिशन किस किस तरीके से होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल में कौन होगा, उसकी क्या एज होगी, इस तरह की चीज़ें भी पूछ ली जाती है जनरली। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट का मेंबर बना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, सिटीजन होना चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, इस तरीके से चीज़ें भी पूछी जाती है। पार्लियामेंट के अंदर प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, इनमें क्या डिफरेंसेस है, और इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन यानी 2015 में आए थे। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है हाउस का। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है, क्या क्या उनके हैं। वोकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर अगर रेजिग्नेशन देके जा रहा है तो वो किसको देके जाएगा, डिप्टी स्पीकर अगर रेजिग्नेशन देके जा रहा है तो वो किसको देगा, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए। आपका 1920 में आया, 2018 में आया, 2016-17 में आया, 2015 में भी आया, तो ये इस तरीके से आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप सब जो है, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको आप हाईलाइट करके नोट करके रख लें और उनको ज़रूर पढ़ें उनके बारे में।
अगर आर्टिकल से पढ़ सकते हैं, जनरली मैं तो प्रेफर करता हूँ कि पहले आर्टिकल देखा जाए, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट ब्रीफ बात बताई गई है और एग्जाम के अंदर भी एज इट इज़ उसको उठा के कोट किया जाता है। तो अगर उसमें से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो जनरल कोई भी जो सिंपल बुक है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो है एक ब्रीफ नोट भी अपने जो भी मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, मटेरियल शेयर किया था, वो स्ट्रेटजी एंड सिलेबस फॉर SOLDC 2023, उसके वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कई डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, तो वहाँ पे जाके आप लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ टू एक्ट एज स्पीकर। तो अगर स्पीकर नहीं है तो उसकी पावर, डिप्टी स्पीकर की क्या पावर होगी, या दूसरा पर्सन कैसे परफॉर्म कर सकता है स्पीकर की ड्यूटीज, उसके बारे में भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया 16-17 के अंदर। फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर आपका ओथ अफर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जब कोई एमपी सेलेक्ट हो रहा है, मतलब एमपी इलेक्ट होके आया है, तो उसको क्या ओथ और अफर्मेशन कौन कौन सी लेनी होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। वोटिंग ऑफ हाउस, पावर ऑफ हाउस टू नॉटवेस्टैंडिंग वैकेंसी। कोरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कोरम कितना होता है, 1/10 या इस तरीके से। कोरम एक तो हाउस में कितना चाहिए, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल में कितना चाहिए, और एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से ये पूछा था कि कमेटी के अंदर कोरम कितना होना चाहिए। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन जो है कोरम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो डिस्क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका जो है यहाँ पे शेड्यूल जो है, आपका शेड्यूल दिया हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका शेड्यूल आप देख लेंगे, शेड्यूल नंबर डिस्क्वालिफिकेशन का क्या है, 10th शेड्यूल है, और वो कहता है प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल जो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एक क्वेश्चन करके आ ही रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक एक थोड़ा जो है रीडिंग मार लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, क्या क्या उसके ग्राउंड्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी बिल से रिलेटेड, कि बिल कैसे पास होता है, अगर बिल पास नहीं हो पाया जॉइंट सीटिंग कैसे बुलाई जाएगी, स्पेशल प्रोसीजर में क्या हो सकता है, मनी बिल क्या होता है, उसके इनिशिएट कैसे करते हैं, और एसेंट टू बिल, इसके ऊपर ये देखिए टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ, जैसे ये इस टॉपिक के अंदर ये आपके 5 ही आर्टिकल दिए हुए हैं, उसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसको थॉरोली पढ़ना है, इस टॉपिक को, ये सारे पॉइंट जो है थॉरोली पढ़ने, क्योंकि घुमा फिरा के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और जॉइंट सिटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, तो जब किसी आर्टिकल में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आपको डेप्थ में पढ़ना है, यानी आगे पीछे का भी पढ़ लेना है, और जहाँ पे एक आधा क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट पढ़ना है। तो ये इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। उसके बाद आपका वोट्स ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट के ऊपर भी एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर आ जाते हैं फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की सारी पावर, लेजिस्लेटिव पावर हो या एग्जीक्यूटिव पावर हो, ये सारी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट, उनका इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है उनका, इसलिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो सब चीज़ आप कर लेंगे अच्छी तरह से। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट रिसेस में हो तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस कैसे वो प्रोमुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनियन जुडिशरी के बारे में आता है, तो यूनियन जुडिशरी के बारे में देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, आपके आर्टिकल यही 2 पूछे गए हैं ज़्यादातर तो, लेकिन एक जनरल आइडिया रखिए कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से आर्टिकल है, याद ना रखें, लेकिन ये 2-3 जो ये दोनों को तो अच्छी तरह से याद कर लें कि भाई 124 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट कितने में है। तो ये इस तरह की चीज़ें सिमिलरली जो चीज़ें हैं वो उन सबको आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 आर्टिकल, तो इसके तो नाम भी याद रखने, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ठीक है। और बाकी आपका नीचे आ जाते हैं स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है कि एसएलपी हम फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किस कोई लीगल पॉइंट है जो लोअर कोर्ट ने डिसाइड ढंग से नहीं किया, या कोई ऐसा लीगल पॉइंट है जिसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं उस पर डिसीजन लेने के लिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपको आर्टिकल भी ध्यान में रखना, आर्टिकल बाय भी पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में है। रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को या ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है, तो इसके रिगार्डिंग जो है याद रखना है, ठीक है। जिनके क्वेश्चन पूछे गए तो उनके तो आप आर्टिकल भी याद रखिए, जैसे ये इसका आर्टिकल याद रख लेंगे, बाकी का याद रखे ना रखे जो नहीं पूछा गया, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका आप आर्टिकल नंबर भी याद रखें। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने की पावर भी है प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी प्रेसिडेंट अगर चाहेगा किसी मैटर में
चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कुछ ओपिनियन दे तो वो रेफर भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ये आर्टिकल 143 जो है इंपॉर्टेंट है और इसका नंबर भी याद रखना है आपको। रूल्स ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट के रूल्स कौन बनाएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें नहीं क्वेश्चन है कोई। फिर गवर्नर की बात आती है, तो जिस तरीके से हमारा यूनियन के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या हमारे देश के लिए प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से स्टेट के लिए जो है स्टेट जितने में उसमें गवर्नर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनके भी पावर जो है इंपॉर्टेंट है। तो और कभी कभार कंपैरिजन भी पूछा जाता है। कंपैरिजन क्या कि प्रेसिडेंट की पावर में और गवर्नर की पावर में क्या डिफरेंस है या क्या किसी को एडिशनल एज है, तो इस तरह की चीज़ें भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट, जैसे कि वहाँ पे पूछा गया था कि जो एक तो हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर कौन कौन से जो है ऑफिसर जो है रहते हैं, यानी जैसे कि नम आपको ऑप्शन दे दिया, गवर्नर दे दिया कोई, आपको चेयरमैन दे दिया यूपीएससी का, तो इस तरह की चीज़ें भी दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये गवर्नर ऑफ स्टेट के अंदर, तो गवर्नर ऑफ स्टेट का क्या रोल है उसके बारे में बताएगा। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट में क्या आएगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। टेनर क्या होगा, टर्म क्या होगा गवर्नर, तो ये इसमें वो आ जाता है कि जो गवर्नर होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक गवर्नर बना रहता है अपने टर्म के लिए, तो ये इसके अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नर को एड और एडवाइस करते हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स दी गई हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है, तो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ पे, दोनों का एक कंपैरिजन चार्ट बना लें। एक तरफ प्रेसिडेंट लिखें, एक तरफ गवर्नर लिखें। एक तरफ आपने लिख दिया प्रेसिडेंट का कहाँ पे इनिशिएट होता है रोल, और यहाँ पे गवर्नर का सिमिलर रोल कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके से आपको आइडिया भी रहेगा कि इस आर्टिकल का कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल स्टेट के लिए ये है गवर्नर के रिस्पेक्ट में। अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, ये इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ये स्टेट के रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस जो है आपका, जैसे वहाँ पे 77 आर्टिकल था, यहाँ पे 166 आर्टिकल है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट के अंदर उसको एबॉलिश करना हो या क्रिएट करना हो, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन एक आया है। ये आपका 2015 में आया, 5 नंबर पे 2015 था। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये स्टेट का जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग जो है आपका एसेंट टू बिल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, यानी स्टेट के अंदर अगर बिल को पास करना है उसके अंदर एसेंट दिया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। अपॉइंटमेंट, अब फिर हाई कोर्ट आ गया आपका। हाई कोर्ट का एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 226, जहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ रेट्स कितने हैं, वो अलग अलग रेट्स का क्या फंक्शन है, उसका क्या डेफिनेशन है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो ये अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट, ये आपका 2015 के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। और बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स, अगर कोई जज जो है वो रिटायर हो गया है और वो हाई कोर्ट की किसी हियरिंग के अंदर सिटिंग वहाँ पे बैठना चाहता है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस है वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। देखिए ये पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। 2021 के अंदर, 21-22 के अंदर ये आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए। ये अलग अलग रिट्स के ऊपर थे कि मैंडामस कहाँ पे इशू किया जाता है, सेंचुरी कहाँ पे इशू किया जाता है, हैबिस कॉर्पस कहाँ पे इशू किया जाता है, तो इससे रिलेटेड जो है आपके पूछे गए। और आपका 1920 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका 226, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लें सब चीज़ों को। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो है बाकी जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर किस तरह से सुपरिटेंडेंस कर सकता है, उसके बारे में भी 227 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो 226 227 आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यूनियन टेरिटरी में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, तो स्पेशल प्रोविजंस क्या है दिल्ली के, उसके बारे में 3 क्वेश्चन पूछे गए आपके 2015 के अंदर। तो जनरली जब पेपर बनाया जा रहा है, तो रिसेंट में मैं देख रहा हूँ, जो नोट कर रहा हूँ कि आपका जो अलग स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं
उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है, इनको जो स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल स्टेटस दिया गया है, इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उनको भी आगे आर्टिकल आएगा उसका, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली के रिगार्डिंग भी स्पेशल प्रोविजन जो था उसके रिगार्डिंग 2015 में पूछा गया। और रिसेंटली जो है नागालैंड के ऊपर पूछा गया था, मिजोरम के ऊपर पूछा गया था, स्पेशल स्टेटस जो दिया गया उनको। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। पंचायत के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत का कब कब होता है, किस किस स्टेज पे होता है, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम लेवल पे कैसे होता है, और उसके लिए पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन इस तरीके के आपके आए हुए हैं। फिर उसके बाद कि जैसे कि म्यूनसिपैलिटी होती है और ऐसे ही पंचायत का जो एरिया होता है उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ चीज़ें जिसके अंदर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको पढ़ लेना है कि भाई किन किन चीज़ों में कोर्ट को यानी हस्तक्षेप करने से या इंटरफेयर करने से मना कर रखा है। तो ये चीज़ भी है। म्यूनसिपैलिटी जो इंसर्ट किया गया आपका पार्ट 9A, इसको किस अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि 74th अमेंडमेंट था, इसके बारे में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट था, म्यूनसिपैलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कर लेना एक बारी। और बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, तो म्यूनसिपैलिटी के भी रिगार्डिंग जो अगर इलेक्टोरल मैटर्स हैं यानी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके अंदर कोर्ट को मना करके है कि इंटरफेयर नहीं होगा, उसका आर्टिकल ये बताता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो यूनियन और स्टेट का जो रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, तो आपका शेड्यूल जो है, शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बताया गया है। और आपका जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में आपका यूनियन लिस्ट क्या होगा, स्टेट लिस्ट क्या होगा, कंकरेंट लिस्ट क्या होगा, उसमें बता रखा है कि किसका किसका क्या जो है टेरिटरी रहेगी या क्या क्या लेजिस्लेटिव जो है पावर रहेगी बनाने के लिए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर का यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में, और जो अगर कोई मैटर बच जाता है तो यूनियन के पास आ जाता है रेजिडरी पावर के अंदर, तो इसके बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट, तो स्टेट को क्या पावर दी गई, किस मैटर सब्जेक्ट मैटर पे बनाना है, पार्लियामेंट को किस सब्जेक्ट मैटर पे बनाना है। और ये आपका जो शेड्यूल है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका 7th शेड्यूल, तो वो भी आप उसको देख लेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें दी गई है, इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। रेजिडरी पावर के ऊपर अगर कोई पावर ऐसी है जो कहीं पे डिफाइंड नहीं है, ना पार्लियामेंट के लिए डिफाइन की गई है, ना एरिया वो स्टेट के लिए डिफाइन किया गया, तो वो अल्टीमेटली जो होता है वो यूनियन के पास ही रहता है, तो उसी के पास पावर रहती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो उसके अंदर किस तरीके से उसको इफेक्ट में लाया जाता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तो पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर एक्सेट्रा ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस, जो यूनियन है अपनी कुछ पावर्स को स्टेट को दे सकता है अगर वो चाहे तो। उसी तरह से जो स्टेट है वो अपनी पावर को या फंक्शंस को यूनियन को दे सकता है अगर वो रिक्वेस्ट करे यूनियन को। तो ये इन दोनों ही आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है, यानी यूनियन अगर स्टेट को देना चाहे तो क्या कंडीशंस हैं, और स्टेट अगर अपनी किसी फंक्शन को रिक्वेस्ट करके यूनियन को देना चाहे तो उसका क्या वहाँ पे कंडीशंस रहेगी, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, तो ये आपका जो इंटर स्टेट काउंसिल्स है, ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन आया था। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, उसके अंदर कौन कौन से आपके स्टेट्स हैं, वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लेना कि इंटर स्टेट काउंसिल्स के अंदर ईस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में क्या है, बाकी इस तरीके से जितने भी काउंसिल्स हैं उसमें कौन कौन से स्टेट हैं वो एक बार नज़र डाल देना। फिर उसके बाद जो आपका आता है कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड में क्या क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में पढ़ लेना। स्टेट का भी कंटीजेंसी फंड और यूनियन का भी कंटीजेंसी फंड, दोनों को पढ़ लेना। उसके बाद टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसके बारे में एक क्वेश्चन आपका 21-22 में आया है। तो टैक्सी जो लेवी किए जाते हैं वो किस तरीके से यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए गए लगाए गए उसको किस तरीके से यूनियन और स्टेट के बीच में दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये आपका 270 आर्टिकल उससे पूछा गया था।
उसके बाद एनुअल पेमेंट टू सर्टन देवासम फंड, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये अब एक बार देख लेना। और फिर जो मेन आपका आता है, अभी आगे आएगा आपका, थिंग्स ऑफ वैल्यू विद टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड रिसोर्सेज ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू वेस्ट इन यूनियन। तो जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ जो है सी है, तो उन सी के अंदर भी टेरिटरी रहती है उस कंट्री की जिसके आसपास है वो। तो कुछ किलोमीटर्स का डिफाइन कर रखा है कि इतने किलोमीटर तक जो है वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा, तो वही टेरिटोरियल वाटर भी कहा जाता है उसको। तो जो थिंग्स ऑफ वैल्यू, किस वैल्यू की जो चीज़ें हैं टेरिटोरियल वाटर के अंदर या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होता है। तो इस तरीके से एरिया डिफाइन किया जाता है वाटर के अंदर कि इस एरिया तक टेरिटोरियल वाटर माना जाएगा, फिर उसके बाद इतने किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, या उससे अगर आगे ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे जैसे मछली पकड़ना ये सब चीज़ें जो है उसी कंट्री की रहेगी जिसका वो एरिया है उसके आसपास। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें डिफाइन किए गए, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप कर सकते हैं। पर्सन, हाँ, ये आपका पहले फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, फिर उसको अबॉलिश कर दिया गया और फिर इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। तो लीगल राइट में ये भी पूछा गया कि आर्टिकल किस आर्टिकल में ये लीगल राइट है आपका, तो 300A आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा, इसका नंबर भी याद रखना पड़ेगा। तो पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी आपका ये लीगल राइट है, बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के किसी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी को नहीं छीना जा सकता। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको क्या है कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका सर्विस, ये सर्विस वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 309, ठीक है, 309 में रिक्रूटमेंट और कंडीशन जो सर्विस के उसके रिगार्डिंग किस किसके पावर है रिक्रूटमेंट रूल्स और ये सर्विस कंडीशंस को बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, उसके बारे में हमने 309 का प्रोवाइजो भी पढ़ा था, जिसके अंदर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सर्विस और रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उस तरीके का रूल नहीं बना रखा तो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ही था कंडक्ट रूल से पहले, उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन दिया था, तो इंट्रोडक्शन से पहले पढ़ाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका 309, 3010 और 311, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन जनरली पूछा ही पूछा जाता है, तो आप ये देखेंगे एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ, फिर दो और पाँच, दो क्वेश्चन इसमें आए, दो इसमें से आए, तो इसलिए पूछ लिया जाता है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसका क्या टेन्योर रहेगा, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें, रिमूवल कैसे हो सकता है, किन किन कंडीशन पे, तो इसमें सिर्फ मिसकंडक्ट के बेसिस पे ही डिसमिसल हो सकता है, ये हटाया जा सकता है, तो ये इस तरह की चीज़ें पूछी गई है। ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल्स के अंदर ये जो 323A है, इसका आर्टिकल का नाम भी याद रखना है आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो आपको इसके तहत बनाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्शंस के अंदर एक जनरल क्वेश्चन यानी इलेक्शन के ऊपर ये पूछा गया है, यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि पार्ट पूछ लिया जा सकता है कि इलेक्शन जो है किस पार्ट में है, या किन कौन कौन से आर्टिकल से कहाँ तक जो है इलेक्शन में आता है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो ये भी पूछा सकता है आर्टिकल की इलेक्शन जो है वो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक जो है इलेक्शन से रिलेटेड है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये जनरल बातें जो है वो यहाँ पे लिखने का मतलब कि जनरल बातें, और आर्टिकल के सामने लिखने का मतलब कि स्पेसिफिक आर्टिकल से रिलेटेड पूछा गया है। और बाकी सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, ये इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया। फिर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी 18 साल से ऊपर के ही ज़्यादा से जो उम्र के बच्चे हैं या यूथ होंगे वो दे सकते हैं, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया आपका। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, ये भी आपका इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किन किन मैटर्स में कोर्ट को मना कर रखा है कि इसमें आपको जो है हस्तक्षेप नहीं करना है। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका ये कमीशन जितने भी हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी, इन तीनों के नंबर भी याद रखने हैं आपको, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक का पूछा गया तो इसका मतलब बाकी दो के भी आप याद रखो कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो तीन ये आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो आया है वो इमरजेंसी, इमरजेंसी आपका पूरा ही इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन है ये भी पूछा गया है। और
इमरजेंसी कैसे कैसे प्रोक्लेम कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन ये आपके हो गए। और आपका 356 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए, तो ये एक तरह से यानी अलग अलग टाइप की जो आपकी इमरजेंसी है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। और कैसे प्रोक्लेम करना है, कब कब हो सकता है, ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो प्रोविजन फाइनेंशियल इमरजेंसी, देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया जब आपका स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेलियर हो जाए, तब हो गया। और प्रोविजंस क्या क्या है, ये सब चीज़ें तो मेन मेन बातें सारे कवर हो गई इन आर्टिकल्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही आर्टिकल है 368, तो इसके अंदर जो मैंने बताया था कि सिंपल अमेंडमेंट अगर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसमें क्या डिफरेंस है, सिंपल मेजोरिटी से कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसको कहते हैं। तो जो भी अमेंडमेंट 368 के तहत होता है उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बाकी जो नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहते, वो सिंपल अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जनरली, इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसमें क्लियरली बता रखा है कि किन किन को हम इस 68 के तहत 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, ये इस आर्टिकल में ये भी बताया हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन देखें कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक जो क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये बोला था कि किस पार्ट के तहत जो है ये अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो ये पार्ट आपका 20 हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद आनी है आपको क्या करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट तो आपको सारे याद रखने पड़ेंगे कि इस पार्ट के अंदर ये चीज़ दी हुई है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा आपको, फंडामेंटल रूल से रिलेटेड और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें आपको जो भी आर्टिकल्स है उनको याद रखना पड़ेगा। तो मेन मेन जिसके अंदर एक भी क्वेश्चन आया वो उनका आर्टिकल्स तो आप एक तरीके से कोशिश करें कि याद रखें। ठीक है, उसके अलावा छोड़ दें तो कब मेरे साथ तब भी लगता है कि आपका कवर हो जाएगा जनरल। तो मेन मेन ऊपर के स्टार्टिंग के जो है आपको वो सारे आर्टिकल याद रखिए, और जो क्वेश्चन जिसमें से पूछा गया जैसे 309 हो गया, 310 हो गया, 311 हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सारे याद नहीं रखने आपको, आपको मेन मेन आर्टिकल्स याद रखने हैं। उसके बाद टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, तो टेम्पररी प्रोविजन जो 370 अभी रिसेंटली क्योंकि चर्चा में भी था, तो इसके रिगार्डिंग जो है 2 क्वेश्चन आए हुए, तो ये भी आप पढ़ लेंगे एक बारी। गुजरात और महाराष्ट्र से रिगार्डिंग जो स्पेशल प्रोविजन बने हुए हैं, इस पर मैंने जैसे बताया था कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे स्टेट जिसके अंदर स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो ये भी इसमें से एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, देखेंगे एक क्वेश्चन आ ही रहा है। इसमें नागालैंड के ऊपर एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड पूछा गया था। तो आपका कुछ ना कुछ आ ही रहा है, मिजोरम से रिलेटेड भी कुछ पूछा गया था। तो ये चीज़ें जो है आप इसको पढ़ लेंगे, इस पूरे इसमें से इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अडेप्ट लॉ, तो लॉ को किस तरीके से अडेप्ट किया जा सकता है उसके बारे में भी ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन आया है आपका, ये 2021-22 में आया था। और उसके अलावा तो ये आपका इस तरीके से जो है मेन मेन जो आर्टिकल्स थे मैंने आपको बता दिया कि 5 साल के अंदर इनके इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या क्या पूछा गया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल आपको सारे ही पढ़ने हैं। शेड्यूल के अंदर से देखेंगे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरी बात उसमें से आपको कभी कभार क्या है, एक टाइम पूछा गया कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर दमन दीव किस नंबर पे है। तो जब तक आप शेड्यूल पढ़ेंगे नहीं कि शेड्यूल के अंदर ये हमारे यूटीज़ हैं, ये हमारे स्टेट हैं, जनरली ये क्वेश्चन तो एक तरह से भटकाने के लिए दिया जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको ब्रॉड नॉलेज तो होना चाहिए कि क्या क्या यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने स्टेट हैं, और कुछ नया तो नहीं एडिशन हुआ है, कुछ नया तो नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ है, डिलीशन हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको जरूर पढ़नी है। शेड्यूल्स आपको सारे पढ़ने हैं, सारे याद रखने। टोटल 10 ही शेड्यूल हैं, और 10 शेड्यूल में से शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 का मतलब आपका 2018 में आया था और 2015 में आया था। फिर आपका थर्ड शेड्यूल के अंदर जो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई किस किस तरह की ओथ लेनी होती है। एक तो ओथ ऑफ सीक्रेसी होता है और एक ओथ ऑफ अफर्मेशन होता है, तो क्या दोनों ही तरह की ओथ लेनी होती है, इसके रिगार्डिंग भी। और कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि ओथ एंड अफर्मेशन किस शेड्यूल में मैंशनड है। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। फोर्थ शेड्यूल के अंदर फिर आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट है, तो ये इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आपका दे रखा है प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है। सिक्स शेड्यूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरिया इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम,
इस पे तो नहीं आया है, लेकिन आपका 7 शेड्यूल आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मैटर्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से मैटर आते हैं, और कंकरेंट में जो मैटर्स हैं, यानी दोनों, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों ही बना सकता है अपने लॉज, वो उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल के अंदर किस शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस बताई गई है, आप बताएंगे 8 शेड्यूल किस कौन कौन सी लैंग्वेज है उसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो आप सारी लैंग्वेज याद रखेंगे। तो 3 क्वेश्चन 5 साल में 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो एक क्वेश्चन तो आपका लगभग आ ही रहा है, तो इसलिए आपका 8 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। 9 शेड्यूल के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका, ये वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, तो कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन का वैलिडेशन के बारे में दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। 10 शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर है, हमने बात भी की थी अभी जब हम आर्टिकल्स देख रहे थे, तो वो भी इंपॉर्टेंट था वहाँ पे। उसके अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर जो भी था सारे ही आ रहे थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन आ ही रहे थे उसमें, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 10 शेड्यूल के अंदर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी आपका 12th शेड्यूल के अंदर पावर एंड अथॉरिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बता दिया कि किसमें से क्या कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके अलावा जो मिसलेनियस आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बताया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन तो जरूर आते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये हुआ। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5 साल के अंदर पूछे गए वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 3rd, 4th, 6th, 7th, 12th, 26th, 42 3 बार पूछा गया है, देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि 3 बार 42nd अमेंडमेंट पूछा गया, तो उसको आप अच्छी तरह से थॉरोली पढ़ ले कि 42nd अमेंडमेंट हुआ क्या। इस तरीके से 73rd अमेंडमेंट जो था उसके अंदर 3 बार पूछा गया, 3 क्वेश्चन आए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 86th 2 बार मेंशन किया गया, और आपका 97th। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि इन इन अमेंडमेंट्स के अंदर क्या क्या हुआ था मोटा मोटी। फिर पावर ऑफ गवर्नर विज विज पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी गवर्नर की पावर और प्रेसिडेंट की पावर में क्या डिफरेंस है, कि किसी को क्या ज़्यादा किसी फील्ड में या किसी एरिया में ज़्यादा पावर मिली हुई है या किसी को कम मिली हुई है। तो इसके बारे में भी कंपैरिजन भी एक बार ही आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, एक बार ही 2 बार ही आया हुआ है। फिर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सिंपल अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम सिंपल अमेंडमेंट से अमेंड कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कौन कौन से टाइप जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होंगे, तो अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है किसी आर्टिकल के अंदर तो कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और कहाँ किस आर्टिकल के अंदर सिंपल अमेंडमेंट होगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो जैसे कि आर्टिकल 2 था, नया स्टेट बनाना है, उसका नाम अल्टर करना है, उसका नया नाम देना है, तो ये सब सिंपल अमेंडमेंट से हो जाता है, वो 368 के तहत नहीं माना जाता। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट नहीं माना जाता, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाता। ये इनफैक्ट आर्टिकल 368 के अंदर खुद भी लिखा हुआ है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ला रहे हैं तो उसके अंदर कितने पर्सन्स का सिग्नेचर होना चाहिए या कितने पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये भी। फेडरल स्ट्रक्चर किस तरह के क्या फीचर्स हैं उसके बारे में। कमीशंस, ये कमीशन ने क्या क्या काम किया था इसके रिगार्डिंग। और कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब इंट्रोड्यूस किया गया। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो किस आर्टिकल के तहत या कब लाया गया, ये पूछा गया था। और इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑन बिल्स, अगर हाउस जो है हाउस ऑफ पीपल डिसोल्यूट हो जाता है तो बिल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन ये टोटल आपके पूछे गए थे। तो इस तरीके से मैंने एक ब्रीफली आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको इसलिए शेयर कर देना ज़रूरी है क्योंकि आप फिर आके देख पाएँ, क्योंकि इतना तो आप अगर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे इनफैक्ट इसको बनाने में बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, और इनफैक्ट इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो वो एक बहुत ही लेंदी टास्क था मेरे लिए। लेकिन मैं फ़िलहाल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को करना और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आप लोग क्या करेंगे, इसको बहुत फोकस बहुत ध्यान से समझ लेंगे। इस डॉक्यूमेंट को आप लें और उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, उसको हाईलाइट कर लें। और इन इन आर्टिकल्स के ऊपर या तो आर्टिकल्स पढ़ सकते तो आर्टिकल पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते तो उससे रिलेटेड, उस आर्टिकल से रिलेटेड जहाँ से मटीरियल से आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और देखेंगे जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको तो हम थॉरोली करेंगे, और जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, कम पूछे जा रहे हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे उसको स्किप करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इसको प्रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए फिर अभी फ़िलहाल इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इसका फर्दर नया इस टॉपिक को फर्स्ट से, यानी फर्स्ट का मतलब प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद।